हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है ये है कंपनीज एक्ट 2013 पर। यस, ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये अगर आप कोई सीए कोर्स या सीएस कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके ब्लड में रहना चाहिए। ये एक्ट आपको अपने प्रोफेशनल करियर में एट एवरी स्टेप, एट एवरी पर्टिकुलर प्रोफेशनल, जो भी आप जहां पर भी हो, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये एक्ट आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। इसके अपडेशंस देखने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक है। इसका मतलब ये ही एक ऐसी एक्ट है जो हमें सीए फाउंडेशन लेवल पर, सीए फाउंडेशन लेवल पर, इंटर लेवल पर और फाइनल लेवल पर, तीनों ही लेवल्स पर लॉ सब्जेक्ट में है। तो आप इस एक्ट को इतना आप समझ ही गए होंगे इस एक्ट की इंपॉर्टेंस, कि अगर आपने इस एक्ट को कहीं पर भी कोई भी लेवल पर ऑप्शन में रखने का सोचा तो आपको नेक्स्ट लेवल में उसको फिर से फेस करना पड़ेगा। तो यही एक एक्ट है जो आपको फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों ही लेवल पर लर्न करना है, एक पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये एक इसीलिए ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इस एक्ट का इंट्रोडक्शन और पूरा बेसिक्स जो है वो कवर करेंगे। श्योर। नाउ अंडरस्टैंड वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक आइडिया। समझ लीजिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो उसे एज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न चला सकते हैं, राइट। प्रोप्राइटरी कंसर्न का मतलब है सोल प्रोप्राइटर, अकेला। या तो फिर आप चाहते हैं तो आप इसे पार्टनरशिप फर्म की तरह भी चला सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि आपके साथ और भी पार्टनर है। आपको चाहिए कि आप अपना बिजनेस एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर आप ऐसे फॉर्म में चलाना चाहते हैं तो आप एलएलपी के फॉर्म में भी अपने बिजनेस को चला सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आई शुड गो फॉर अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बिजनेस करूं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ एवरी पर्टिकुलर फॉर्म हैज इट्स ओन एक्ट। तो जैसे अगर आप पार्टनरशिप फर्म ओपन कर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो यू हैव अ पार्टनरशिप एक्ट। अगर आप एलएलपी करना चाहते हो, एलएलपी फॉर्म करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू कंप्लाई विद द एलएलपी एक्ट। एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी देन यू हैव टू गो फॉर कंपनीज एक्ट। तो ये जो वीडियो है ये हम इंट्रोडक्शन कौन सी एक्ट का कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। श्योर अबाउट दिस। इसका मतलब जब कभी भी आप अपना बिजनेस कंपनी के फॉर्म में करना चाहते हो, आपको कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस को एकदम अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी नाउ अंडरस्टैंड। इसके पहले कि हम कंपनीज एक्ट क्या है इसको समझें, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लॉ बनता कैसे है। ओके, लॉ बनता कैसे है, हम थोड़ा सा 2 मिनट देखें। अब मेरे को बताइए, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग, जस्ट बेसिक, बाकी आई लव माई इंडिया। सो लेट अस कंसिडर दिस इज इंडिया और हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़ प्लस। यस, वी आर अ प्राउड नेशन एंड हम 130 करोड़ प्लस हमारी पॉपुलेशन है। अब मुझे बताइए, इंडिया जो भी लॉ बनाएगा, कैन आई से ये हम 130 करोड़ सबको लॉ फॉलो करना पड़ेगा? यस और नो? अगर इंडिया में कोई भी एक्ट पास होता है, कोई भी लॉ बनता है, तो हमें 130 करोड़ सभी को इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो? बराबर। तो आपको नहीं लगता जब कभी भी कोई लॉ बनता है, जब कभी भी कोई लॉ पास होता है, इसमें हम सब 130 करोड़ प्लस लोगों की एक तरह से पास होने के लिए परमिशन की जरूरत होनी चाहिए? यस और नो? परमिशन की जरूरत होनी चाहिए। हम 130 करोड़ की परमिशन के बिना लॉ कैसे बन सकता है?
लॉ तो तभी बनेगा जिसको फॉलो करना है वो उसको पास करे, वो उसको एग्री करे, यस और नो। लेकिन हम 130 करोड़ एक साथ तो आकर वोट नहीं कर सकते, एक साथ तो आकर कोई लॉ पर डिबेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं, हम जितने भी 130 करोड़ पब्लिक है हम करते हैं इलेक्शन, राइट। हम क्या करते हैं, इलेक्शन। और इलेक्शन में किसको चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस, जिसे हम कहते हैं एमपी। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अ पर्सन who is elected by us and goes and sit in the लोक सभा, yes or no। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं औरंगाबाद से हूं, तो औरंगाबाद से हम औरंगाबाद के लोग जो है हमारे में से किसी एक को चुनते हैं who will be a MP। इसका मतलब क्या हुआ, हम औरंगाबाद की पब्लिक एक तरह से एग्री कर रहे हैं कि हमें ये सो एंड सो व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, ये व्यक्ति जो भी कहेगा हाँ ना, उसमें पूरा औरंगाबाद के लोगों का बोलना है। श्योर अबाउट दिस, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड चूज योर कैंडिडेट very wisely। You should choose your candidate after doing thorough research and make sure you select ऐसा कोई व्यक्ति जो सच में आपकी आवाज बने, जो सच में जो है आपके लिए ऐसे लॉ पास करें जो आपके लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो। श्योर। तो जैसे अगर 130 करोड़ पब्लिक, हम क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं, और इलेक्शन के बाद हम किसको अपॉइंट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कहां जाकर बैठता है, लोकसभा। क्लियर है। अब ये लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, यस और नो, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो जरा बताइए अपर हाउस का मतलब क्या है। अपर हाउस इज नथिंग बट राज्यसभा, यस और नो। अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा। अब राज्यसभा में मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, यस, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो एमएलएस होते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस में इसका एक तरीका है। तो दे सिलेक्ट दोज पीपल हु विल बी द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो एक तरह से इन शॉर्ट हम ऐसा समझ लें कि 130 करोड़ में से कुछ लोगों को चुना जाता है, कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, यस। और वो लोग जाकर कहां बैठते हैं, वो लोग जाकर बैठते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे सर इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा मतलब जो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है वो जो लॉ बनाए, हम मान लेंगे कि 130 करोड़ ने उस लॉ को फॉलो किया, उस लॉ को पास किया, यस। आपने इन लोगों को चुना टू रिप्रेजेंट, और ये लोगों ने जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए अगर कोई बिल को पास कर दिया, जब कोई बिल पास हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्ट। श्योर अबाउट दिस। एक्ट जो है वो बहुत छोटा टर्म है। अगर हम 2 मिनट ऐसी बात करें, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसी बात करें तो दिस इज लॉ। लॉ इज अ वेरी बिग टर्म। लॉ के अंदर आता है एक्ट, उसके अंदर आता है बिल। सो बिल इज समथिंग, अ वर्ड विच इज यूज्ड व्हेन यू हैव मेड ओनली अ ड्राफ्ट, इट इज नॉट येट अप्रूव्ड। जब बिल जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है तो हम उसे कहते हैं एक्ट। और लॉ किसे कहते हैं, लॉ का मतलब होता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस नोटिफिकेशंस प्लस ऑर्डर्स। तो जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कंपनीज एक्ट के रिलेटेड है, अगर आप वो सब चीजों का टोटल कर लें, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज रूल है, कंपनी स्केड्यूल है, कंपनीज नोटिफिकेशंस है, कंपनियों के कोई ऑर्डर्स पास है, ये सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, लॉ। सो लॉ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, राइट। एक्ट उससे छोटा है, बिल उससे छोटा है। बिल इज जस्ट अ ड्राफ्ट। कंपल्सरी नहीं है कि हर बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा वो एक्ट बनेगा। अगर उसे वो रिक्विजिट वोटिंग नहीं मिलती मेंबर्स की तो वो बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वो कभी एक्ट बनेगा ही नहीं। क्लियर है। तो लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग कुछ लोगों को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पर जो है तो लॉ को बनाते हैं। उन्होंने लॉ बनाया, इसका मतलब
हमने लॉ बनाया। क्या यहां तक पूरा क्लियर हो गया? श्योर अबाउट दिस? नाउ थोड़ा सा समझते हैं और डेप्थ में कैसे बनता है। देखिए, बिफोर वी स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि लॉ कैसे बनता है या एक्ट कैसी पास होती है। तो नाउ अंडरस्टैंड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप बोलेंगे सर अमेंडमेंट क्यों भैया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हर बार बनता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन जो तो है तो वो तो बन चुका है, अब जब कभी भी उसमें कोई चेंज आएगा तो वो क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट। क्लियर है ना? मनी बिल का मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी मैटर्स रिलेटेड अगर आपको कोई एक्ट बनानी है तो हम कहेंगे मनी बिल पास हुआ। अब मनी मैटर्स का मतलब क्या? जैसे गवर्नमेंट को कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, कोई नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हम बोलेंगे कि मनी बिल। फाइनेंस बिल का मतलब है ऐसा बिल जिसमें मनी प्लस नॉन मनी मैटर्स इन्वॉल्व हो, तो हम कहेंगे ये है फाइनेंस बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब ऐसा कोई टॉपिक जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना चाहते हैं, राइट? तो इसको मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं करना। और ऑर्डिनरी बिल के डेफिनेशन में बोला गया है ऐसा बिल जो ये 3 कैटेगरीज में नहीं गिरता। क्लियर है? तो एक बार फिर से, ऑर्डिनरी बिल इज अ बिल अदर देन बिलो 3। मनी बिल इज अ बिल विच इन्वॉल्व्स मनी मैटर्स। फाइनेंस बिल का मतलब क्या है? मनी प्लस नॉन मनी मैटर्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है। ठीक है, तो ये 4 तरह के बिल होते हैं। अब आप थोड़ा सा ऑर्डिनरी और मनी बिल पर फोकस दें। तो पहले तो आपको उन्होंने मीनिंग बताया, मैंने आपको मीनिंग पहले ही समझा दिया, बट अगर आपको चाहिए तो आप फिर से एक बार जो है तो उसको रीड कर लो। तो ये कहता है अदर देन दोज कवर्ड इन मनी, फाइनेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन मनी बिल क्या है? विच डील्स विथ मैटर्स रिलेटिंग टू मनी, जैसे टैक्स को अबॉलिश करना, बोरोइंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का मैंने मतलब तो पीछे ही आपको समझा दिया, बट यहां पर मैंने आपको वो मीनिंग भी लिख दिया, सो अगर किसी को नोट्स वगैरह बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। नेक्स्ट रूल कहता है ऑर्डिनरी बिल जो है, यस, ऑर्डिनरी बिल जो है वो लोअर हाउस या अपर हाउस दोनों में से किधर भी पहले प्रेजेंट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल को कंपलसरी लोअर हाउस में ही पहले प्रेजेंट करना है। तो पहले दोनों बात में ये समझ लीजिए, अगर एक ऑर्डिनरी बिल है तो आप पहले उसे राज्यसभा में रखिए या लोकसभा में रखिए वोटिंग के लिए, इट डज नॉट मैटर। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो आपको कंपलसरी पहले उसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर लोकसभा में वो पास हो जाता है तो ही आप उसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? इसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट भी है। रूल कहता है इट कैन बी बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, लेकिन यहां पे लिखा है ओनली बाय मिनिस्टर। अब इसका मतलब क्या, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो रूल कहता है जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, राइट? तो अगर बीजेपी की पार्टी का कोई मेंबर उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो हम कहेंगे मिनिस्टर। क्लियर है? लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी है जो अभी सत्ता में नहीं है, जो उसका अभी कोई रूल नहीं है, अगर उनकी पार्टी में से कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो हम उसे कहेंगे प्राइवेट मेंबर। इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? तो याद रखना, मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टर ही ला सकता है। तो समझ के चलिए कि अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है तो कांग्रेस का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनी मैटर्स रिलेटेड बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर है? लेकिन अगर वो कोई ऑर्डिनरी मैटर के रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट, क्या प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगता है इन ऑर्डिनरी? नो। लेकिन क्या मनी बिल में जरूरी है? हाँ। तो मनी बिल में पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन हो तो ही हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, अब अगर आप देखेंगे ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या हो सकता है, तो ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा उसे अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है
या अपने कोई रिकमेंडेशंस भी दे सकता है। मतलब राज्यसभा जो है वो अपना ऑर्डिनरी बिल के प्रति अपनी टांग बार बार अड़ा सकता है, चेंज कर सकता है, ना जमे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन राज्यसभा in case of money bill can only make recommendations, very important। मतलब अगर कोई मनी मैटर्स है तो राज्यसभा, एक बार वो लोकसभा में पास हो गया फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के मेंबर्स उस बिल को ना कोई अमेंड कर सकते हैं और ना कोई रिजेक्शन दे सकते हैं। एक तो वो चुपचाप स्वीकार कर लें या तो फिर मुंह बंद करके बैठे। आप बोलेंगे सर उन्होंने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, मतलब वो मुंह बंद करके बैठे हैं। तो थोड़ा नीचे नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए, मनी बिल में राज्यसभा मैक्स 14 डेज तक ऐसे ही बिल को होल्ड पर डाल सकती है। अब होल्ड पर डालना का मतलब क्या, कुछ नहीं कहना। अब आपको तो मालूम है मनी बिल जब होता है तो मनी बिल में राज्यसभा क्या कर सकती है, एक तो हाँ बोलेगी या तो कुछ भी नहीं बोलेगी। ना तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि हमें पता है मनी बिल में राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, लेकिन ऑर्डिनरी बिल में तो वो ना भी बोल सकता है और हाँ भी बोल सकता है। तो रूल कहता है राज्यसभा अगर चाहे तो एक बिल को मैक्स 6 महीने तक ब्लॉक कर सकती है, 6 महीने तक अटका सकती है। रूल कहता है ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक होता है, मनी बिल में डेडलॉक नहीं होता। अब आप डेडलॉक का मतलब पूछेंगे कि सर डेडलॉक क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। डेडलॉक का मतलब है एक हाउस ने पास कर लिया, जैसे समझ लीजिए लोकसभा ने हाँ बोल दिया, लोकसभा में ये जो बिल है ये पास हो गया, लेकिन दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब राज्यसभा में ये बिल रिजेक्ट हो गया, तो फिर ये बिल तो अब आगे बढ़ने वाला नहीं है, डेडलॉक हो गया। सेकंड, एक हाउस ने बिल को पास किया, ठीक है, अदर हाउस ने भी पास किया, लेकिन यहां पर देखिए बट विथ सम अमेंडमेंट्स। अब थोड़ा सोचिए, लोकसभा ने बिल को पास किया, वो बिल राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने भी उस बिल को पास किया लेकिन उसमें 4 चेंजेस किए। अब जरा बताइए, अगर राज्यसभा ने उसमें 4 चेंजेस किए हैं तो लोकसभा को ने तो वैसा बिल नहीं पास किया था, लोकसभा ने तो अलग बिल पास किया था और राज्यसभा के मेंबर्स ने क्या किया, उस बिल में कुछ चीजों को ऐड कर कर फिर पास किया। तो रूल कहता है जब आप कोई अमेंडमेंट करते हो तो फिर से वो बिल लोकसभा में आएगा और वो अमेंडेड बिल पर पहले लोकसभा के मेंबर्स की अप्रूवल लगेगी। श्योर? तो ऐसा अगर मैं एग्जांपल ले लूं, लोकसभा में, एक मिनट, यस, लोकसभा में लेट अस से एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें 10 पॉइंट्स थे और वो बिल पास भी हो गया, ठीक है। अब जब वो राज्यसभा में आया तो आपने क्या किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दी और 10 के जगह पे 12 पॉइंट्स ला लिए, 2 आपने पॉइंट्स एडिशन किए। अब रूल कहता है जैसे ही राज्यसभा में बिल पास होगा आपको ये बिल फिर से लोकसभा लेके जाना है, क्योंकि लोकसभा ने कितने बिल पॉइंट्स पास किए थे, 10, ये कितने पॉइंट वाला बिल हो गया, 12, तो फिर आपको लोकसभा को फिर से बिल पास करना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए लोकसभा ने बोला नहीं, हमें ये 2 पॉइंट्स नहीं डालने, तो अब ऐसा हो गया कि एक लोकसभा जो, एक हाउस जो है वो अमेंडमेंट नहीं चाहता, दूसरा कहता है बिना अमेंडमेंट के हम पास नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे डेडलॉक हो गया। क्लियर है? या तो फिर थर्ड, 6 महीने हो गए और अब तक दूसरे हाउस ने बिल को पास नहीं किया है, मुंह बंद करके बैठे, पास ही नहीं कर रहे बिल को, तो फिर ऐसे वक्त पे क्या हो जाएगा, अगेन डेडलॉक हो जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? सो अब ये डेडलॉक को तोड़ें कैसे? तो रूल कहता है डेडलॉक को तोड़ना अगर आपको है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जॉइंट सेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको जॉइंट सेशन लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये जॉइंट सेशन का मतलब क्या है? जॉइंट सेशन का मतलब होता है कि आपको अब लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स को एक साथ बुलाना है। यस, आपको राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर्स को एक साथ बुलाना है, एक ही समय पर, एक ही हाउस में। और अब लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी मेंबर्स का एक साथ हम क्या ले लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे। मेजॉरिटी अगर आ गई तो बिल पास हो गया, नहीं आए तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ज्वाइंट सेशन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को साथ में बुला लेना और फिर वोटिंग के लिए बिल डालना।
इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? एक बार फिर से मैं आपके साथ पूरा शेयर करना चाहूंगा। तो हमने क्या बात करी कि लॉ कैसे बनता है। अब लॉ तो हमें सबको फॉलो करना है, तो हम सब तो मिलकर लॉ फॉलो नहीं कर सकते। तो हम क्या कर नहीं सकते, मतलब हमारा तो परमिशन चाहिए। तो अब हम तो सब मिलकर नहीं कर सकते, 130 करोड़ पब्लिक एक साथ तो एक जगह पर नहीं आ सकती। तो हम क्या करते हैं भैया, हम कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करें। उन्हें हम क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो जाकर कहां बैठते हैं, लोकसभा में। और बिल जब होता है तो वो कहां पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। इसका मतलब हमारे इलेक्टेड किए हुए लोगों ने जो बोला वो हम पर एप्लीकेबल होगा। श्योर? जैसे हमारे क्रिकेट टीम में विराट कोहली इज द कैप्टन, राइट? या इसके पहले धोनी वॉज द कैप्टन। अब कैप्टन जो है वो टॉस के लिए जाता था, यस और नो? और जब टॉस में वो कहता था कि आई वॉन्ट टू गो फॉर बैटिंग या वी चूज टू बैट, तो बताइए क्या टीम मेंबर्स ऐसा कहते थे कि नहीं नहीं हमको बैटिंग नहीं चाहिए, हमको तो बॉलिंग ही करना है? ऐसा नहीं है। कैप्टन को आप सबने मिलकर कैप्टन को चुना है और कैप्टन ने कह दिया हम बैटिंग करेंगे, तो अब हम पूरी टीम को क्या करना पड़ेगा, बैटिंग के फैसले के साथ जाना पड़ेगा। तो इज एग्जैक्टली द सेम। यू सिलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर इन पार्लियामेंट विल डिसाइड ऑन द लॉज। वंस दे पास द लॉ, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू देम बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? फिर मैंने आपको क्या बोला, 4 तरह के बिल हैं, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल में क्या आता है, मनी मैटर्स रिलेटेड। फाइनेंस बिल में क्या आता है, मनी प्लस नॉन मनी मैटर्स। और ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या, अगर वो फाइनेंस भी नहीं है, मनी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी। श्योर अबाउट दिस? फिर मैंने आपको एक बेसिक सा क्या बताया ऑर्डिनरी और मनी में, कि ऑर्डिनरी तो कोई भी हाउस में हो सकता है, मनी बिल को पहले लोकसभा में ही करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कंपलसरी है। ऑर्डिनरी बिल जो है वो मिनिस्टर, मतलब बीजेपी सरकार का कोई पर्सन भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, लेकिन मनी बिल तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर कर सकता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में मैंने क्या कहा, ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा कितने समय तक अटका सकता है, 6 महीने। क्या वो उसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है? हाँ। अमेंडमेंट कर सकता है? हाँ। रिजेक्ट कर सकता है? हाँ। लेकिन क्या मनी बिल में ये सब होगा? नहीं। मनी बिल में ना वो रिजेक्ट कर सकता है, उसे सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन देनी है। लोकसभा उसे माने या ना माने ये राज्यसभा का कॉल नहीं है। और राज्यसभा मैक्स कितने महीने टाइम अटका सकती है? सिर्फ और सिर्फ 14 डेज। श्योर अबाउट दिस? जब राज्यसभा का मनी बिल में कोई रोल नहीं है, क्या उसके पास कोई पावर नहीं है, इसीलिए वहां पर डेडलॉक नहीं हो सकता। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक हो सकता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे राज्यसभा जो है वो अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है? श्योर। अब मैंने आपको बताया डेडलॉक कैसे होता है, कि एक हाउस ने पास किया और दूसरे ने रिजेक्ट किया, या एक हाउस ने पास किया, दूसरे ने जो है बिल को पास किया विद अमेंडमेंट्स, लेकिन पहले हाउस को वो अमेंडमेंट जो है वो मंजूर नहीं है, या तो थर्ड, राज्यसभा इस बिल को 6 महीने तक अटका कर बैठी है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? और इसीलिए जो है वो टेंशन आ रहा है। अब जब डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सेशन से हम क्या इसको खत्म कर सकते हैं? हाँ। ज्वाइंट सेशन में क्या करना है, दोनों ही हाउसेस के लोगों को एक साथ बुलाना है और आपको अपना बिल जो है वो पास करा लेना है, अगर मेजोरिटी आ जाती है तो। श्योर अबाउट दिस? फाइनेंस बिल का क्या है, फाइनेंस बिल का फटाफट से देख लेंगे। ये बिल भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन कंपलसरी है, रूल कहता है। लेकिन उसके बाद जो पूरी प्रोसीजर रहेगी वो ऑर्डिनरी बिल की रहेगी। मतलब कहना है फाइनेंस बिल लाइक अ मिक्स ऑफ ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी एंड मनी बिल। श्योर अबाउट दिस? कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है वो कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड द बिल हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। यहां पर एक एक्सेप्शन है, बाकी सब बिल के लिए इट्स अ सिंपल मेजोरिटी, मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो तो यू रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी। Sure about this? Pakka? So we have spent almost 25 minutes to half an hour and we have understood ki how a particular bill gets converted into an act or how a particular law is passed. Sure about this? So now we can understand about Companies Act 2013. Clear hai? Sure about this? Pakka? Now, understand what happened with respect to Companies Act.
एकदम अच्छी तरह से और इन डेप्थ देखेंगे। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको थोड़ा सा समझेगा। हमारा पहला कंपनीज एक्ट या कंपनी पर जो बिल था, हमारा जो कंपनीज एक्ट पर पहला बिल था वो आया 1850 में। यस, आप कहोगे सर 1850 में कंपनीज एक्ट बिल था। यस, फिर उसके बाद अमेंड कर कर नया कंपनीज एक्ट का बिल बनाया गया विच इज 1857। सो इट वाज लाइक 7 इयर्स के बाद एक नया कंपनीज एक्ट का बिल जो है वो बनाया गया। उसके बाद और एक बार बना 1866 में। यस, 1866 में। उसके बाद फिर से एक बार हुआ 1882। उसके बाद फिर से एक बार हुआ 1913 और उसके बाद हुआ 1956 और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है 2013। श्योर अबाउट दिस? इसका मतलब कोई अगर आपको पूछ ले कि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा बिल था तो आप क्या कहेंगे? कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब अगर आप 2 मिनट में जो कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप उसको समझेंगे, जरा ध्यान से देखिए, पहले बिल और दूसरे बिल में कितने सालों का अंतर था? अप्रोक्स लेंगे हम, 7 इयर्स का डिफरेंस था। यस, उसके बाद 9 इयर्स का डिफरेंस। यस और नो? उसके बाद 16 इयर्स का डिफरेंस। यस और नो? 16 इयर्स। हाँ, उसके बाद ऑलमोस्ट 31 इयर्स का डिफरेंस। यस और नो? एवरीबॉडी। उसके बाद 43 years. Yes, it took 43 years for the next bill to come. And between 1956 to 2013, if you carefully see, it has taken almost 57 years. Now that is huge, guys. पिछली कंपनीज एक्ट और अभी की कंपनीज एक्ट में ऑलमोस्ट 57 इयर्स का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये क्लियर था कि वी डेस्परेटली नीडेड अ न्यू कंपनीज एक्ट, बिकॉज गाइज जरा सोचिए 1956 और 2013, इन 57 इयर्स में कितना सारा बदलाव हो चुका है। क्या आप एग्री करते हो या नहीं? यस और नो? Last 57 years में there has been so much of changes with respect to, can I say, technology? Yes or no? पुरानी कंपनीज एक्ट में सब होता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, ये करो, वो करो। आज आप देखेंगे तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, इन सालों में स्कैम्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं, और स्कैम्स इसलिए इतने होते थे बिकॉज 1956 वाज नॉट इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे उसमें। सो गवर्नमेंट नीडेड अ लॉ विच इज मोर स्ट्रिंजेंट। जितना ज्यादा स्ट्रिंजेंट रहेगा, जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा, उतना लोग उसे कंप्लाई करेंगे। यस, प्लस 1956 वाज वेरी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। Government wanted something which is simple, something which is not complex, something जहां पर प्रोसेस जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाए। यस और नो? सो गवर्नमेंट को लगा कि ऑब्वियसली वी नीड अ न्यू एक्ट, टाइम बदल रहा है और उसके साथ लॉज भी बदलने चाहिए। सो 1956 के बाद वी हैड कंपनीज एक्ट 2013। इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? एकदम अच्छी तरह से। तो अगर हम 2 मिनट से कंपेयर करें द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एक्ट्स, तो ध्यान से देखिए, इन कंपनीज 1956 देयर वर 13 पार्ट्स with 658 sections and 15 schedules. Yes, 13 parts में था, ये 13 chapters बोल लो, 658 सेक्शंस थे और 15 स्केड्यूल था। और यहीं पर अगर अब आप कंपनीज एक्ट 2013
2013 देखेंगे तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, बस ओनली 470 सेक्शंस with 7 schedule only. Yes or no? So आप देख सकते हैं the number of sections have gone down considerably. मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल गई है, हाँ कुछ जगह पर बहुत सारे सेक्शंस को क्लब भी किया है, बट एक्ट को जो है बहुत सिंपल बनाया गया है, प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट रखे गए हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाई गई है, मेक श्योर किया गया है कि अब कोई भी लॉ तोड़ने से पहले 4 बार सोचे. श्योर अबाउट दिस. नाउ कंपनीज एक्ट का सब्सटैंशियल पार्ट उसके लॉ में ही है, उसकी एक्ट में ही है, लेकिन यहां पर substantial powers have been given to government and major prescriptions will be in the form of rules which will be notified separately. जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यस ये सिर्फ क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक्ट है. क्या इस एक्ट के अलावा भी और कुछ है? हाँ, इस एक्ट के अलावा भी रूल्स हैं जो गवर्नमेंट समय समय पर नोटिफाई कर सकती है. द रूल्स आर सेकेंडरी टू द एक्ट, दे सपोर्ट व्हाट द एक्ट सेज. द रूल्स आर स्पेसिफिकली ऑन दोज मैटर्स वेयर द एक्ट इज नॉट क्लियर, और ये रूल्स जो हैं वो समय समय पे गवर्नमेंट हर टॉपिक पर इंट्रोड्यूस करती रहती है. श्योर अबाउट दिस. नेक्स्ट, नाउ इफ यू सी, the government has been vested with the powers to enforce different provisions at a different point in time. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट को एक ऐसी पावर दी गई थी कि जब ये एक्ट आएगा तो इस एक्ट के सभी सेक्शंस एक ही दिन में लागू नहीं होंगे. इसका मतलब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि एक्ट आने के बाद 1 से लेकर 100 तक ही सेक्शंस लागू होंगे, बाकी सब मैटर्स पर आप अभी भी 1956 एक्ट ही फॉलो करें. समझ में आ रहा? सो इफ दे लाइक अप्लाइंग द एक्ट इन अ फेज्ड आउट वे, ऐसा नहीं कि भाई एक्ट पास हो गई और आज क्या 470 सेक्शन ओवरनाइट आप पे लग जाएंगे. उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, इसको फेज मैनर में लाएंगे. तो जैसे आपने ये मैंने कहा कि अब 1 सेक्शन से 100 लागू होता है, तो सेक्शन 1 से लेकर 100 जिस टॉपिक पर कहता है, अब आपको उस टॉपिक को 1956 में नहीं पढ़ना है, यू शुड कंप्लाई विद 2030. क्लियर है? श्योर. फिर कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम सेक्शन 101 से लेकर 200 तक आपको नोटिफाई कर रहे हैं. इसका मतलब सेक्शन 101 से लेकर 200 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल बी फॉलोड. तो इस एक्ट में ऐसी पावर दी गई है कि आप बिट्स एंड पीसेस में इस एक्ट को जो है एनफोर्स कर सकते हैं. जबकि कंपनीज एक्ट 1956 का ऐसा नहीं था. कंपनीज एक्ट 1956 तो अपने आप में इन एंटायरिटी का मतलब है पूरी एक साथ एक ही दिन में लागू कर दी गई थी, बट कंपनीज एक्ट 2013 का ऐसा नहीं है. श्योर अबाउट दिस. तो अब कुछ डेडलाइंस को देख लें. तो कंपनीज एक्ट याद रखिए लोकसभा में पास हुआ ऑन 18th of December 2012. I want you to remember this dates, very important. So लोकसभा में ये बिल पास हुआ 18th December 2012. राज्यसभा में ये बिल पास हुआ 8th of August 2013. Yes or no? और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी ऑन 29th August 2013 को. श्योर अबाउट दिस. ऑब्वियसली इसको नोटिफाई किया गया, नोटिफिकेशन पास किया गया कब? नेक्स्ट डे 30th August 2030. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस. सो व्हाट इज द प्रोसीजर वंस द बिल हैज बीन पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, then the president give its assent, and once a particular bill receives the assent of president, that bill is no more a bill, that bill becomes an act, and that act has to be complied and followed by each and every one. Sure about this? Pakka?
So the bill was first passed in Lok Sabha and then in the Rajya Sabha, and then obviously it had received the assent of the President on 29th August 2013, which was later notified on the next day only, that is 30th August 2013. Clear hai? Sure about this? Pakka? Yeah, everybody. Now, ये तो मैंने आपको सेक्शन 1 जो लिखा है एक्ट में, ये पहले ही बता दिया कि इट हैज बीन मेड फ्लेक्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनफोर्सेबिलिटी ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑन डिफरेंट डेट्स एंड मेक्स पोजीशन क्लियर एज टू एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम 1st April 2014 एक्सेप्ट सर्टेन प्रोविजंस. तो ये सेक्शन 1 में भी लिखा है, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कंपनीज एक्ट 2013 में आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप एक्ट को जो है वो फेज्ड आउट मैनर में इंप्लीमेंट कर सकते हो. श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ अंडरस्टैंड दैट द कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. पूरी इंडिया को ये एक्ट एप्लीकेबल है. अब ये क्या कहता है, या रादर कंपनीज की डेफिनेशन क्या कहती है? तो कंपनीज की डेफिनेशन इज मेंशन्ड इन सेक्शन 2 clause 20, which says a company is a company incorporated under this act or any under previous company law. और previous company law का मतलब क्या है? प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना, प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या हो सकता है कि आपकी जो कंपनी फॉर्म हुई है वो 1850 वाली एक्ट में फॉर्म हुई हो, या 1913 वाली एक्ट में फॉर्म हुई हो, या 1956 एक्ट जब था उसके तहत आपने कंपनी फॉर्म की हो. तो रूल कहता है कि कंपनी का मतलब है ऐसी हर कंपनी जो इस एक्ट में, इस एक्ट, ये जो दिस एक्ट है इसका मतलब कौन सी एक्ट? 2013 में अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो तो कंपनी है ही, या फिर वो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुआ है, जैसे 1850, 1913, 1956, तो उसे भी कंपनीज एक्ट लागू रहेगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ अंडरस्टैंड, विथ रिस्पेक्ट टू दीज कंपनीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस, बैंकिंग and electricity, ये and such other body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as the central government by notification specify. अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए. कंपनीज एक्ट रूल कहता है इन सबको भी लागू होगा, बट ओनली टू द एक्सटेंट कि इनको, ये जो कंपनीज है इनके रिलेटेड जो एक्ट है उसके बारे में कुछ मेंशन ना किया हो. अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या, मुझे नहीं समझा. तो बड़े ध्यान से देखिए. अभी अगर समझ लीजिए कि कोई बैंकिंग कंपनी को, हम क्या कह रहे हैं कि बैंकिंग कंपनी को ये पर्टिकुलर एक्ट लागू है, राइट? लेकिन बैंकिंग कंपनी जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी कवर्ड है. कौन सी एक्ट में? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी कवर्ड है. तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करता है, ओके, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करता है, तो उस टॉपिक पर कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं होगी. समझ में आया? उस टॉपिक पर कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं होगी. जिस टॉपिक पर उनकी रिस्पेक्टिव एक्ट नहीं कहती वहां पर कंपनीज एक्ट लागू होगा. समझ रहा है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की भी एक एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट कोई पर्टिकुलर टॉपिक या मैटर पर बोल रही है, तो उस टॉपिक या मैटर पर अगर कंपनीज एक्ट कुछ कह रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी कंपनीज एक्ट के बोले हुए को फॉलो नहीं करेगी. समझ में आ रहा है? जैसे इंश्योरेंस कंपनी की एक्ट है IRDA, इंश्योरेंस एक्ट. Yes, there is an IRDA Act or Insurance Act. So guys, the first priority that the insurance company will give is to these acts. लेकिन अगर इन एक्ट में कोई ऐसे टॉपिक पर कुछ बोला ही नहीं है जिस पर कंपनीज एक्ट कह रहा है, तो फिर वो कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे. लेकिन अगर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे इंश्योरेंस एक्ट भी कह रहा है और कंपनीज एक्ट भी कह रहा है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी किसको फॉलो करेगी? यस, कंपनीज जो है वो इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करेगी.
श्योर। तो याद रखना है इन कंपनीज को खास एक छूट दी गई है कि अगर भैया आपकी कोई एक्ट कुछ कहती है तो उस मैटर पर आप कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो चल जाएगा। तो कौन कौन है वो? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम इन फोर्स, जैसे LIC, UTI। तो ये जो एक्ट, ये जो कंपनीज है विच आर फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, तो वो या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर जो भी कंपनीज को बोले वो कंपनियों को पूरी कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करनी। श्योर अबाउट दिस? पक्का। नेक्स्ट, अब कंपनी के फीचर्स क्या है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना है कंपनी के फीचर्स क्या है। तो हम एक एक फीचर देखेंगे। सबसे पहला है आर्टिफिशियल पर्सन। अब मुझे बताइए गाइस, कंपनी जब बन जाती है, राइट, तो आप और मैं, हम क्या है? हम तो हैं नेचुरल पर्सन। आप और मैं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन क्या कंपनी ये सब कर सकती है क्या? नहीं। हमें ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन कंपनी इज मेड बाय लॉ। यस और नो? लॉ से कंपनी का जन्म हुआ है और कंपनी का मरण भी किससे होगा? लॉ से, बाय इंसॉल्वेंसी रूल्स। तो कंपनी इज नोन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। अगर कल जाकर आपने और मैंने कुछ गलत किया तो हमें फाइन भी लगेगा और हमें जेल में भी डालेंगे, लेकिन क्या कंपनी को आप फाइन लगा सकते हैं? हाँ, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, लेकिन क्या कंपनी को हम जेल में डाल सकते हैं? नहीं, कंपनी को हम जेल में नहीं डाल सकते, बिकॉज कंपनी क्या नेचुरल पर्सन है? नहीं, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो सबसे पहला फीचर आपको समझ लेना है, कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, और नीचे लिखा है डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस इज। नाउ अंडरस्टैंड, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, दिस इज अ कंपनी, और इस कंपनी के 3 शेयर होल्डर है, A, B एंड C। A, B और C 3 लोग हैं और इन्होंने ABC लिमिटेड बोलकर एक कंपनी बनाई है। अब अगर आप देखेंगे, आपको मालूम है लॉ के नजर में कितने लोग हैं? भैया लॉ के नजर में 4 लोग हैं। एक है ABC लिमिटेड, एक है A, एक है B और एक है C। लॉ के नजर में देर आर नॉट 3, लॉ के नजर में देर आर 4 पीपल, where one is A, one is Mr. B, one is Mr. C and one is ABC Limited। याद रखना है कंपनी की अपनी सेपरेट पहचान है अपने मेंबर से। मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। अगर मेंबर ने कुछ गड़बड़ किया तो मेंबर को दिक्कत होगा, कंपनी को नहीं होगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का। तो एक कंपनी की आइडेंटिटी अपने मेंबर से अलग है। मेंबर ने किया मतलब कंपनी ने किया, ऐसा नहीं होगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या? ध्यान से देखिए, ABC लिमिटेड अगर एक कंपनी है जिसके 3 मेंबर्स है A, B और C, और कल जाकर समझ लीजिए C की दुखद पूर्वक डेथ हो जाती है, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे क्या कि ABC लिमिटेड जो कंपनी है वो भी इंसॉल्वेंट हो गई? हम ऐसा बोलेंगे क्या कि भैया कंपनी जो है वो खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या किसी मेंबर के मर जाने से कंपनी का भी डिसोल्यूशन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। कहना इसे अभी भी कंपनी के कौन मेंबर्स हैं? A और B, और A और B उस कंपनी को चलाते रहेंगे। कल जाकर आपके मन में ऐसा सवाल आएगा, सर A और C की भी समझ लो डेथ हो जाए, समझ लो सर A, B, C सब कार में एक्सीडेंट में चले गए, तो सर अब तो कंपनी के 3 ही मेंबर्स थे और अब वो तीनों के तीनों चले गए तो अब तो कंपनी खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। A, B, C चले गए ना, तो अब कंपनी के मेंबर्स रहेंगे A, B, C के
लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो याद रखना, कभी भी एक कंपनी का मरण अपने मेंबर्स पर नहीं होता। इट एंजॉयज अ परपेचुअल सक्सेशन। आजीवन कंपनी जो है वो चलते रहेगी, वो अपने मेंबर्स पर डिपेंड नहीं करती। जब तक बाय लॉ आप कंपनी को डिसॉल्व नहीं करते, वाइंड अप नहीं करते, तब तक कंपनी लॉ के नजर में जिंदा रहेगी। श्योर अबाउट दिस? अगर आप 2 मिनट सोचिए, इसी जगह पर पार्टनरशिप फर्म होती, लेट अस से ABC एक पार्टनरशिप फर्म है, यस, जिसके 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C, और समझ लीजिए कि A और B की डेथ हो जाती है, तो क्या A अकेला अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत है, और यहां पर कितना मेंबर है? 1। तो क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? यस, पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहां पर कह दें कि ABC लिमिटेड है, इसका मतलब ये पार्टनरशिप नहीं है, ये कंपनी है, तो क्या ये कंपनी चलते रहेगी? हाँ, क्योंकि कंपनी के पास क्या है? कंपनी के पास है परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी। अब ये ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से, मैं आपको हर पॉइंट को करके बता रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है? अभी ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 3 मेंबर्स हैं, A, B और C। क्लियर है? कल जाकर C के पास जो भी शेयर्स हैं, C के पास जो भी शेयर्स हैं, अगर वो C को अपने शेयर्स मिस्टर D को बेचने हैं, तो क्या मिस्टर C को A और B को पूछना पड़ेगा? नहीं, नो परमिशन रिक्वायर्ड। क्या मिस्टर C को कोई शेयर्स बेचने से रोक सकता है? नो, ये C के शेयर्स हैं, C की मर्जी उसको अपने शेयर्स किसे बेचना है। इसका मतलब कंपनी में शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पर भी कोई रोक टोक नहीं है। बताइए, अब ये खुशी की बात है या नहीं? तो कोई शेयर्स में ट्रांसफरेबिलिटी का भी कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास कितनी सारी कंपनी के शेयर्स है और मैं रोज उन शेयर्स को स्टॉक मार्केट पर बेचता हूं और लेता हूं, तो क्या मैं किसी की परमिशन लेता हूं? नहीं, हर मेंबर अपनी कंपनी में जो शेयर्स हैं वो किसी दूसरे को बेच सकता है। लेकिन अगर मैं 2 मिनट आपको यहां पर ऐसा कह दूं कि ये ABC लिमिटेड नहीं, ये ABC एक पार्टनरशिप फर्म है। क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है, और जिसमें 3 पार्टनर है, A, B और C, और C को अपना जो भी स्टेक है, जो भी पार्ट है उस फर्म में, वो अगर D को पूछ देना हो, तो क्या उसको परमिशन लगेगी? यस, उसको परमिशन लगेगी। किसकी लगेगी? A और B की। इसका मतलब क्या पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है? यस, रेस्ट्रिक्शंस है। इसका मतलब कंपनी का एक बेस्ट पार्ट यह है कि जब आपको कोई अपने शेयर्स बेचने हो तो ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसी एक पार्टनरशिप फर्म में होती है। मैं आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकिन एक चीज बता दूं, प्राइवेट कंपनी में हम कुछ एक्सटेंड तक ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, याद रखना है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी में तो वो भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इट इज फ्रीली ट्रेडेबल या फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्लियर है? तो प्राइवेट कंपनी में मैं कहूंगा कि कुछ एक्सटेंड तक रेस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में तो वो भी अलाउड नहीं है। श्योर अबाउट दिस? तो क्या आपको ट्रांसफरेबिलिटी समझ में आ गई? नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से देखिए। ये कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसके 3 मेंबर्स हैं A, B और C।
सबने 100 शेयर्स लिए हैं और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का। ओके, श्योर अबाउट दिस। कंपनीज ने अपने जीवन में बहुत सारे थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ओके, बहुत सारे थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। आज कंपनी का टोटल लायबिलिटी 200 करोड़ के पार चला गया है। अब सब थर्ड पार्टीज जो है वो कंपनी से पैसा मांग रही है कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, लेकिन कंपनी के पास अब ना कोई कैश है ना कोई सब्सटेंशियल फिक्स असेट है कि वो अब इसे रीपे कर सके। अब वो इसे रीपेमेंट कर सके ऐसा कुछ संभव लग नहीं रहा। तो अब मुझे बताइए, क्या ये जो क्रेडिटर्स है जिन्हें पैसे देने हैं 200 करोड़, क्या ये लोग ए बी और सी से पैसे मांग सकते हैं? क्या ये लोग ए बी और सी से पैसे मांग सकते हैं? तो सही जवाब है नो, ये पैसे नहीं मांग सकते। पहला पॉइंट तो मैं क्या बोलूंगा, क्यों नहीं मांग सकते? याद है आपको, सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स और कंपनी की लॉ के नजर में अलग अलग है। तो लायबिलिटी मेंबर की है कि कंपनी की? कंपनी की। मेंबर की है क्या? नहीं। तो क्या आउटसाइडर जो है वो हमारी कंपनी से पैसे ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो याद रखें, एबीसी जब एक कंपनी है और ए बी और सी जिनके सबके पास 100 शेयर्स थे ऑफ 10 रुपीज ईच, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से सिर्फ उतना ही मांग सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स। इसका मतलब अगर ये 100 शेयर्स है 10 रुपीज का, लेकिन मिस्टर ए ने इस 100 शेयर्स पर अब तक सिर्फ 6 रुपए ही भरे हैं, तो कंपनी के पास अधिकार है कि वो इस शेयर्स पर और 4 रुपीज मांग सकती है और मिस्टर ए को ये 4 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मिस्टर बी ने इन 100 शेयर्स पर 10 रुपीज पर शेयर पूरा पे कर दिया है, तो अब आप मिस्टर बी से कुछ भी नहीं मांग सकते, बिकॉज उसका कंपनी के प्रति कोई लायबिलिटी रहा ही नहीं। आपकी लायबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स। अगर सी ने के पास 100 शेयर्स है, उसने पर शेयर सिर्फ 3 रुपीज ही पे किया है, 100 शेयर्स है और पर शेयर सिर्फ 3 रुपीज ही पे किया है, तो अब उसकी लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? इस 100 शेयर्स पर और 7 रुपीज, यस और नो? इस 100 शेयर्स पर और 7 रुपीज पे करना पड़ेगा कंपनी को। मतलब उसकी लायबिलिटी सिर्फ कितनी है अब? 700। क्या इससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी रहेगी? नहीं। तो योर लायबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स। Sure about this, and that's why we say that a person has a limited liability, which is a very good sign. यही पार्टनरशिप फर्म में अगर एक फर्म के पास अपने क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए पैसे ना होते, तो पार्टनरशिप फर्म को अपने पर्सनल असेट्स भी बेचकर लायबिलिटी को चुकाना पड़ जाता था। Sure about this, पक्का? नेक्स्ट, कॉमन सील। अभी कॉमन सील क्या होता है? एक तरह से आप समझ लीजिए, इट्स अ साइन, इट्स अ सिग्नेचर और अ स्टैम्प ऑफ द कंपनी। जैसा आप और मैं साइन करते हैं, अब कंपनी के तो हाथ नहीं है, यस और नो? तो कंपनी कैसे साइन करेगी? तो कंपनी का एक स्टैम्प होता है, जहां पर वो स्टैम्प आप मार दो, समझ जाना कंपनी ने साइन कर दिया। लेकिन इस कॉमन सील के रिलेटेड देयर इज एन अमेंडमेंट व्हिच आई विल कवर इन द अनदर पार्ट। नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ कॉमन सील, रिमेंबर, नाउ नॉट कंपल्सरी। पहले ही अपने आप में एक फीचर होता था कि हर कंपनी को अपना एक कॉमन सील चाहिए। कॉमन सील का मतलब होता है एक स्टैम्प, यस, एक सिग्नेचर, जो रिकॉर्ड, जो जहां पर आप मारो तो समझ जाए कि कंपनी ने वहां पर साइन कर दिया। लेकिन अब कॉमन सील की कंपल्शन नहीं है, यस और नो? नेक्स्ट, it can own and hold property in its own name and it has a capacity to sue and be sued. इसका मतलब क्या? वेरी सिंपल। So let us again take the same example. ABC Limited है, it's a company and it has how many members?
विल से इट हैज 5 मेंबर्स, ठीक है। अब एक थर्ड पार्टी है जिसके साथ कंपनी ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। काय का कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक प्रॉपर्टी परचेज किया है, ठीक है। अब जब ये प्रॉपर्टी परचेज की है तो ये प्रॉपर्टी पर नाम किसका होगा, ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा, डी का होगा, ई का होगा या सबका होगा? द आंसर इज, जो भी मैंने ऑप्शंस दिए इसमें से किसी का भी नहीं। इस प्रॉपर्टी पर नाम होगा ए बी सी लिमिटेड। यस, जब एक कंपनी अपने आप में लॉ में एक पर्सन है, जब लॉ एक कंपनी को अपने मेंबर से अलग पर्सन ट्रीट कर सकता है तो कंपनी की अपनी खुद की पहचान है और कंपनी अपने नाम पर कैन बाय प्रॉपर्टी, कैन होल्ड प्रॉपर्टी एंड कैन सेल प्रॉपर्टी। याद रखना है, अ प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय अ कंपनी is not considered as if that property belong to members. That property belongs to company only and not members. Members का सिर्फ एक ही अधिकार है और वो है उन्होंने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करा है। श्योर। प्लस दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा उसमें ये है कि कोई भी थर्ड पार्टी को अगर लगता है कि एबीसी लिमिटेड ने कोई कंपनी का एग्रीमेंट का उल्लंघन कर दिया और नॉन कंप्लायंस कर दिया हो तो एनी थर्ड पार्टी कैन नाउ फाइल अ केस अगेंस्ट एबीसी लिमिटेड। ऐसा नहीं सोचना है कि एबीसी लिमिटेड तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो नाउ विल नॉट डू अ केस ऑन एबीसी, विल डू द केस ऑन ए बी सी डी ई, मतलब मेंबर्स। Not at all. You can file a case against ABC Limited and ABC can also file a case against third party and the only reason again is because company का law के नजर में एक separate identity है, एक separate person है और अब वो अपने नाम पर दूसरों पर केस कर सकते हैं या दूसरों को अगर केस करना हो तो वो कंपनी पर केस करेंगे, इससे मेंबर्स को कोई भी लेना देना नहीं है। Sure about this? And the last one is representative management. Representative management का मतलब है, आपको पता है कि कंपनी में there are two parts. There is a one which is known as directors and the others are known as shareholders. Now can I say actual में shareholders are the owners of company? Yes or no? ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी शुरू की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, ये वो लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में प्रॉफिट्स मिलेंगे, रिस्क बेयर करेंगे। तो और एक होता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या होता है? डायरेक्टर्स डू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस। यस और नो? ये वो लोग हैं जो कंपनी के डे टू डे मैटर्स पर वर्क करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को चलाते हैं। तो कंपनी में काम करने वाला कोई और ओनर कोई और, मतलब डिसीजन लेने वाला और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाला, ऐसे दो अलग लोग होते हैं। लेकिन ये सब चीजें पार्टनरशिप में या एलएलपी में नहीं होती क्योंकि वहां पर तो ओनर भी वही है और काम करने वाला भी वही है। लेकिन कंपनी में याद रखना, मैनेजमेंट और ओनरशिप इज सेपरेट। क्या लिखा मैंने यहां पर? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी and ownership of company is separate. Clear है? Sure about this? So these are some of the features of company. Artificial person मतलब वो natural person नहीं है, उसका लॉ से जन्म हुआ है और लॉ से ही मरण होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ की नजर में मेंबर्स अलग हैं और एंटिटी अलग है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है आजीवन कंपनी चलते रहेगा, मेंबर्स के डेथ से उसे कोई फर्क नहीं गिरता, मेंबर्स छोड़कर चले जाएं, किसी और को अपने शेयर्स बेच दे उससे कोई फर्क नहीं गिरता। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है एक मेंबर अपने शेयर्स दूसरे को बेच सकता है बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई परमिशन के। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है योर लाइबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स। कॉमन सील का मैंने क्या बोला? कॉमन सील का मतलब है आपके पास एक सेपरेट कंपनी का जो स्टैंप होता है, सील होता है, वो रहना जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा अमेंडमेंट है,
अब वो जरूरी भी नहीं रहा। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है और बेच भी सकती है, वो किसी पर केस कर सकती है, लोग उस पर केस कर सकते हैं, और कंपनी ऐसा एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। श्योर अबाउट दिस? तो इस पार्ट में हमने बेसिक सा लॉ कैसे बनता है ये देखा, कंपनी इस एक्ट कैसे बना इसको देखा, लोकसभा राज्यसभा में कब पास हुआ वो देखा, और कंपनी के फीचर्स क्या है इसके ऊपर भी फोकस किया। श्योर अबाउट दिस? आई होप आपको कंपनी की बेसिक्स और इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much. We will see the other parts of that particular Companies Act in the next video. Thank you very much.